हेलो जी, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नावल अनाड़ी सीज़न 2 की एक और न्यू एपिसोड पढ़ने वाले हैं। नावल शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का दबाना हरगिज़ मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली ऑडियो आपकी समाअतों तक पहुँच सके। बगैर देर किए नावल का करते हैं आगाज़। वो गेट खोलकर यही देखने बाहर निकला था कि मैंने इसे भी काबू कर लिया। वो फ़ारूक की तरफ और जीप की तरफ मुतवज्जा था, क्योंकि फ़ारूक ने जीप में से फारूकी का ब्रीफकेस निकाल लिया था। सड़क आमतौर पर सुनसान रहती थी। यहाँ रहने वालों के सिवा इस सड़क पर से कोई और गाड़ी नहीं गुजरती थी। ये बड़ी बड़ी कोठियाँ वैसे भी दूर दूर बनी हुई थीं, और जो कुछ एक घर में होता था बाज़ औक़ात इसकी खबर खुद इस घर में रहने वालों को भी नहीं होती थी, तो पड़ोस वालों को क्या पता चलता। चुनाचे यहाँ के मकीन खुदा पर कम और सिक्योरिटी कंपनी के हिफाजती इंतजाम पर ज़्यादा भरोसा करते थे। मैंने और फ़ारूक ने दोनों मुहाफ़िज़ों को कैबिन में मुंतकिल कर दिया। फ़ारूक की जीप में नायलॉन की बड़ी मजबूत नई रस्सी थी, जो ख़राबी की सूरत में गाड़ी को दूसरी गाड़ी से बांध कर ले जाने के लिए थी। वो दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स को बांधने में काम आई। दूर से राजा ने ग्रीन सिग्नल का इंतज़ार किया। मैंने बाहर जाके इशारे से वादिया किया कि रास्ता साफ़ है, और फ़ारूक के साथ आगे बढ़ा। गेट के बाद तकरीबन 50-60 गज़ की सुरख बजरी वाली सड़क थी, जो आगे जाके दो शाखा बन जाती थी। एक निस्बतन कम चौड़ी सड़क सीधी गैराजों की तरफ चली जाती थी। दूसरी पोर्च के नीचे से घूमकर सामने वाले वसी बैजवी लान और बाग का चक्कर लगाने के बाद फिर इसी गेट पर पहुंच जाती थी जिससे हम आए थे। यह गालिबन हिफाजती बंदोबस्त था कि इतनी बड़ी कोठी में आने और जाने के लिए दो गेट नहीं रखे थे। मैं और फ़ारूक इत्मीनान से चलते हुए पोर्च तक गए। यहाँ एक शाहाना लैंड क्रूज़र के स्टीयरिंग व्हील पर सर रखे बावर्दी ड्राइवर सो रहा था। अब हमारे सामने चंद सीढ़ियों के बाद बुलंद व बाला और मुनक़िश शीशम की खिड़की का दरवाज़ा था। अचानक अंदर से सफ़ेद वर्दी वाला चपरासी या मुलाजिम दरवाज़ा खोल के बाहर आया। इसने हमें सलाम किया और हमारे लिए दरवाज़े का एक पट थाम के खड़ा हो गया। इसके लिए हम मुलाकाती या मेहमान थे, जो सिक्योरिटी का तमाम मराहिल तय करने के बाद यहीं तक पहुँच पाए थे। मैंने सरसरी अंदाज में कहा, सफदर साहब किधर हैं? इसने अंदर आके वसी गोल लाउंज में दाएं जानिब सीढ़ियों की तरफ इशारा किया। ऊपर शाहजी के कमरे में शाहजी गालिबन इस कोठी के मालिक थे। गेट पर मुझे किसी के नाम की तख्ती नज़र नहीं आई थी। मैंने एक संगे मरमर की तख्ती पर शाह काटेज और सन तामीर 1994 लिखा हुआ ज़रूर देखा था। अंदर से देखकर दिल से ये दुआ निकलती थी कि ये काटेज यानी झोंपड़ी है, तो अल्लाह पाकिस्तान के हर गरीब को ये झोंपड़ी दे। लाउंज के ऊपर गोल गैलरी थी, जिसमें पीतल की खूबसूरत रेलिंग सोने की तरह चमक रही थी। इस गैलरी के पीछे मुतअद्दिद कमरे और इनके दरवाजे खिड़कियां थे। दो मुलाजिम मुझे अक्पी हिस्से के किसी जीने से ऊपर आते और नीचे जाते दिखाई दिए। वो जीना गालिबन किचन की तरफ उतरता होगा, मगर हम हर दरवाज़ा खोल के झांकते और सफदर को तलाश करते तो ख़राबी भी हो सकती थी। क्या पता कि इसका बेडरूम होता, वहाँ पर बापर्दा ख़वातीन होती तो इनकी चीख अलार्म की तरह गूंजती। मैंने एक मुलाजिम को इशारे से बुला के पूछा, सफदर साहब कहाँ हैं इस वक्त? इसने हाथ से इशारा कर दिया, मगर इस सवाल से शक में पड़ गया था कि अजनबी कौन है जो पहले देखे नहीं गए मगर आज यहाँ तक पहुँच गए हैं। इसने पूछा, क्या काम है जी आपको इनसे? कौन है आप? मगर मैंने मुस्कुरा के हाथ हिला देना काफ़ी समझा और दरवाज़ा खोल के अंदर दाखिल हो गया। मेरा ख्याल है कोई दूल्हा उजला अरोसी में बेड पर लाल जोड़े वाली दुल्हन की जगह आदमखोर शेर को बिठा देख के इतना हैरान बदहवास और खौफजदा ना होता जितना सफदर सुल्तान मिर्ज़ा मुझे अपने सामने पाके हुआ। वो एकदम उठा और इसने इधर उधर देखा, फिर मुंह खोलना ही चाहता था कि इसे मेरे हाथ में साइलेंसर लगा हुआ रिवाल्वर नज़र आ गया। फ़ारूक ने दरवाजे को अंदर से मकफल कर दिया तो मैंने कहा, आराम से बैठ जो सफदर सुल्तान मिर्ज़ा, मुकाबले की या किसी को मदद के लिए पुकारने की गलती मत करना। ये भी मुलाकातियों का कमरा था, जहाँ शायद करीबी दोस्त, अजीज़ और मखसूस लोगों की रसाई होगी। शाहाना अंदाज में सजाए गए हाल में सोफ़े इसी तरह लगाए गए थे कि ज़्यादा अफराद हों तो ग्रुप की सूरत में अलग भी बैठ जाएँ और एक की गुफ्तगू दूसरा डिस्टर्ब ना हो। सफदर सुल्तान एक सोफ़े पर बहुत से कागजात और फाइलें फैलाए बैठा था। इसके सामने एक ब्रीफकेस खुला हुआ था, दूसरा इसके करीबी सोफ़े पर बंद पड़ा था। तुम यहाँ तक कैसे आए? सफदर ने बिलाखिर अपने हवास पर काबू पा के सख्त लहजे में कहा। मैं इसके मुकाबिल बैठ गया। ज़्यादा अहम यह सवाल होना चाहिए कि मैं यहाँ क्यों आया। अब मैं आ गया हूँ तो जाहिर है मेरे साथ लिडो खेलने नहीं आया, मैं तुमसे बात करने आया हूँ। तुम्हें किसने बताया कि मैं यहाँ मिलूँगा? वो तंद लहजे में बोला। गैर ज़रूरी सवालात क्यों करते हो? मैं जवाब नहीं दूंगा। तुम्हें खुद समझ लेना चाहिए कि तुम्हारा किसी फरिश्ते से मालूम नहीं हुआ होगा। रास्ता बताने वाले और रास्ता देने वाले तुम्हारे अपने ही बंदे थे। पुलिस को बुलाने की धमकी भी मत देना, पुलिस आएगी तो हमारे साथ तुम्हें भी ले जाएगी। इसने बरहमी से कहा, काम की बात करो रफ़ीक। मैंने कहा, देखो सुल्तान, ना मैं धमकी देने आया हूँ और ना तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाने। मैं बराबरी की बुनियाद पर एक सौदा करना चाहता हूँ, बल्कि यूँ समझो कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफ़र है। कैसी ऑफ़र? अगर तुम मुझे ये बता दो कि फरियाल कहाँ है तो मैं तुम्हारे साले को ये नहीं बताऊँगा कि तुम यहाँ हो। तुम जानते हो अपनी बहन के कत्ल पर कितना मुश्तिल है, और एक मस्जिद अमेरिकन शहरी की हैसियत से अपना पूरा असर रसूख तुम्हारे खिलाफ मुकदमा कत्ल को आगे बढ़ाने में सर्फ कर रहा है। सुल्तान मुझे घूरता रहा। फरियाल का पता तुम मुझसे पूछ रहे हो? तुमने ही इसे अगवा किया है और पाकिस्तान ले आए हो, हालांकि तुम अच्छी तरह जानते हो कि वो मेरी मंगेतर है। कहाँ छुपा रखा है इसे तुमने? मैंने कहा, ड्रामा मत करो सुल्तान। जब तुमने फ़ोन करके मुझसे पूछा था कि फरियाल कहाँ है, उसी वक्त मैं समझ गया था कि तुमने इसे अगवा करके कहीं हब्से बेजा में रखा है।
मैंने इसे कत्ल करके इसकी लाश भी गायब कर दी है। बंद करो अपनी ये बकवास। मुझे मालूम है वो लंदन में तुमसे कैसे मिलती थी। वो तबीयत की ख़राबी का बहाना करके जाती थी डॉक्टर शाइस्ता के घर और वहाँ से इसकी गाड़ी में निकल जाती थी। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं तुम्हें रफ़ीक। मैंने कहा मैं भी नहीं छोड़ूंगा तुम्हें सुल्तान। लंदन में वो तुम्हारे फ्लैट में रहती थी। इसका मुलाजिम और ड्राइवर तुम्हारा ख़ास आदमी था जो इसके फ़ोन भी सुनता था। साए की तरह इसका ताक़ुब करता था। क्यों ना करता, वो मेरी होने वाली बीवी, तुम्हारी एक और होने वाली बीवी नाजनीन थी। सुल्तान का रंग ज़रा सी देर के लिए बदला। अगर वो फाहिशा ऐसी कहती है तो मुझे परवाह नहीं। तुम परवाह करोगे सुल्तान। इसने फरियाल को आखिरी बार तुम्हारे साथ देखा था, वो तुम्हारे साथ गाड़ी में कहीं गई थी। सोचो ज़रा कि मैं तुम्हारे खिलाफ लंदन में फरियाल के कत्ल का केस कर दिया तो तुम कहाँ जाओगे। यहाँ तो पहले तुम्हारे खिलाफ अपनी बीवी के कत्ल का केस है और इसका अमेरिकन भाई तुम्हारी जान का दुश्मन हो रहा है। वो ना होता तुम केस को आसानी से दबा देते, लेकिन तुम्हें जान बचाने के लिए फ़रार होना पड़ा। तुम जाली शनाख्ती कार्ड से दूसरा पासपोर्ट बनवा के गए थे और इसी पर लौट के पाकिस्तान आए हो। तुम्हें यह भी मालूम होगा कि लंदन में मेरे ताल्लुकात कहते हैं, नाजायज़ ताल्लुकात क्यों नहीं कहते। मैंने कहा लॉर्ड अर्नेस्ट मेरी बहुत इज्जत करता है। इसने फ़ोन करके मुझे बताया कि इसकी बेटी आयशा पाकिस्तान आ ही रही है और मैंने इसे यकीन दिला दिया है कि यहाँ वो बिल्कुल महफूज होगी। तुमने फरियाल को अपनी इस रियासत में छुपा रखा है जिसके तुम नवाब बन गए हो। इसने गुस्से में मेरी बात काट दी। मैंने कहा क्या तुम्हारे किसी जासूस या मुखबर ने इसे वहाँ देखा था। सद बदाई की हवेली में आते जाते मैं तुम्हें ऑफ़र करता हूँ, तुम खुद आके देखो। लेकिन इस ऑफ़र का ताल्लुक असल ऑफ़र से नहीं है। बाहर से किसी ने दरवाज़ा बजाया तो सुल्तान ने कहा क्या बात है। किसी ने बाहर से पूछा जनाब अली आपसे मिलने कोई आया है। मैंने रिवाल्वर को गोद में रख लिया। फ़ारूक दरवाज़ा खोलो। मैंने कहा फिर सुल्तान को इशारा किया एक मुलाजिम को हम पर शक हो गया था, इससे बताओ कि हम पुराने मुलाकाती हैं, बल्कि हमारे लिए चाय भी मंगवाओ। फ़ारूक ने दरवाज़ा खोला तो वही मुलाजिम अंदर आ गया। इसने हमें मशकूक नज़रों से देखा और सर हिलाने लगा। यही बंदे थे जनाब। सुल्तान ने कहा ठीक है तुम जाओ, किसी से कहो चाय भेज दे। फिर भी अपनी जगह खड़ा रहा। वो जनाब अली मामला गड़बड़ है कुछ। बाहर हमारे गार्ड बंधे पड़े थे। मैंने कंपनी को इतला दी है, फिर पुलिस को। सुल्तान ने कहा अच्छा किया, अब जाओ, हमें डिस्टर्ब मत करना। वो मुलाजिम गालिबन दूसरे मुलाजिमों का दारोगा या हवेली के अंदर के मामलात का निगरान वगैरह होगा, मगर वो मालकों की मर्ज़ी का पाबंद था। मैंने कहा ये तुमने अच्छा किया कि ना अपने लिए परेशानी पैदा की और ना हमारे लिए। अब ये बताओ वो फ़िल्म कहाँ है। सुल्तान बुरी तरह चौंका। कौन सी फ़िल्म। मैंने कहा वाकई तुमने तो इतनी फ़िल्में बनाई हैं कि सब के नाम याद नहीं रहते होंगे, मगर मैं एक बेनाम फ़िल्म की बात कर रहा हूँ। हकीकत ये थी कि सुल्तान ने कई साल पहले 3 फ़िल्में बनाई थीं, एक उर्दू, एक पंजाबी और एक पश्तो। तीनों बुरी तरह फ्लॉप हुई थीं। हर फिल्म में इसने एक नई हीरोइन को मुतारिफ़ कराया था और इनकी पहली और आखिरी फ़िल्म साबित हुई थी, क्योंकि सफदर सुल्तान मिर्ज़ा सिर्फ प्रोड्यूसर ही नहीं, हर फिल्म का मुसन्निफ़ और हदायतकार भी था। इसके बाद वो नई नई लड़कियों को चांस देने के लिए फ़िल्मों का ऐलान करता रहा। कुछ के महरूद भी हुए, कुछ फिल्मों तक कोई ना पहुंची। लॉलीवुड में ये एक सुनहरा जाल था जिसमें वो अपनी अयाशी के नित नई लड़कियों को फांसता रहता था। ऐसे ही फरियाल इस जाल में गिरफ्तार हुई थी और ऐसे ही नाज़नीन। इसने अनजान बनने की कोशिश की। कौन सी बेनाम फ़िल्म। मैंने कहा जिसकी शूटिंग गुज़श्ता शब हुई। इसकी हीरोइन थी नादिया। वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हीरो तुम्हारे सामने मौजूद है। मैं समझा नहीं तुम क्या कह रहे हो। मैंने कहा सुल्तान, कल रात एक टैक्सी में मुझे अगवा किया गया था। एक प्लान के तहत मेरी गाड़ी की ब्रेक लाइन काटी गई। फिर तुम्हारा बंदा टैक्सी लेकर आया। इसमें दूसरा बंदा पीछे मौजूद था जिसने मुझे नॉकआउट किया और मुझे किसी नामालूम जगह ले गए थे। तुमने नादिया को वहाँ भेजा कि मुझसे फरियाल का पता पूछे, मगर दर हकीकत वो किसी और मकसद से वहाँ आई थी। रात को जो कुछ हुआ इसकी फ़िल्म बनाएगी, सब मुझसे कराया गया था। नादिया आलाकार बनी थी, इसे कत्ल कर दे गया और तुम समझते हो ये सब मैंने कराया। सुल्तान, मुझे वो फ़िल्म चाहिए। मैंने कहा जवाब तक जो अब तक तुम्हारे पास पहुंच गई होगी। तुम्हारा मुझे ब्लैकमेल करने का प्लान फेल हो चुका है। खुदा ने मुझे बचा लिया है, मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ, इसलिए मैं एक ऑफ़र कर रहा हूँ जिससे हम दोनों की बेहतरी है। तुम वो ओरिजिनल फ़िल्म मेरे हवाले करो और अगर इसका कोई कापी है तो वो भी, वरना तुम क्या करोगे। एक आदमी जिसकी इज़्ज़त और ज़िंदगी दाव पर लगी हो सब कुछ कर सकता है, इसलिए मैं एक आसान ऑफ़र लेकर आया हूँ। फ़िल्म मेरे हवाले कर दो, मैं जैसे आया था ऐसे ही वापस चला जाऊँगा। यहाँ मैं अकेला नहीं आया था, मेरे कुछ साथी बाहर मौजूद हैं। इनमें एक बहुत नामी गरामी वकील है और एक महाहरामी सहाफ़ी। मेरे एक इशारे पर वो पुलिस को बुला लेंगे, तुमको गिरफ़्तार हो जाओगे। इस ऑफ़र से फ़ायदा उठाओ, अपनी और मेरे लिए परेशानी के असबाब मत पैदा करो, वरना बाद में जो होगा वो हम भुगत ही लेंगे, और मैं भी और तुम भी। मैं सुल्तान के चेहरे के तासुरात को बड़े गौर से देख रहा था और आहिस्ता आहिस्ता मुझे यकीन आ रहा था खुशनसीबी ने मेरे हाथ में जो ट्रम्प कार्ड थमा दिया था वो काम कर गया। शिकस्त खुर्दी के आसार सुल्तान की सूरत पर नमूदार होने लगे थे। खामोशी का एक तवील वक्फ़ा आया जिसमें सुल्तान एसाबी कशीदगी में अपने होंठ काटता रहा और अपनी उंगलियां चटखाता रहा। बिलाखिर इसने कहा ओके, इट इज़ अ डील। फ़िल्म लो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। इसने सोफे पर रखा हुआ ब्रीफकेस खोला और इसमें से एक वीडियो फ़िल्म निकाल के मेरी तरफ बढ़ाई। एक बात मैं वाज़ह कर दूँ, जो कुछ फरियाल ने मेरे साथ किया इसके बाद मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। मैंने कहा इससे ज़्यादा तुम क्या करोगे, कत्ल तो कर दिया है तुमने इसे। नहीं, अभी वो ज़िंदा है। तो फिर मेरा भी अभी चैलेंज है,
तुम इसे कत्ल नहीं कर सकोगे। फिल्मी ज़ुबान में कहो, इसके लिए तुम्हें मेरी लाश पर से गुजरना पड़ेगा। वो मेरी मोहब्बत है सुल्तान, इसकी हिफाजत मुझ पर फ़र्ज़ है और वो मेरी इज़्ज़त है। यह हो सकता है कि वो तुम्हें मिल जाए, लेकिन इसकी शादी पहले मुझसे होगी, पहली शब आरूस मेरे साथ गुजारेगी, फिर मैं फरियाल तुम्हें बख्श दूंगा। वो गुस्से और बेबसी से पागल हो रहा था। मैंने कहा ना, अगर वो तुम्हें मिल जाए तो ये चैलेंज अभी ऐसे भी दे देना, वो भी यही, इसके लिए तुम्हें मेरी लाश पर से गुजरना पड़ेगा। तुम्हारा क्या ख्याल है, फरियाल कहाँ जा सकती है? वो बोला। मैंने कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है, फरियाल कहाँ जा सकती है? वो चिढ़ गया। सफदर सुल्तान से भाग के वो कहीं नहीं जा सकती। मैंने कहा, मैं तुम पर एतबार नहीं कर सकता, मैं इस फिल्म को चेक करूँगा। इसने एक तरफ रखे हुए होम थिएटर की तरफ इशारा किया। अपने करतूत अपनी आंखों से देख लो। मैंने रिवाल्वर फ़ारूक को दिया। उम्मीद है तुम सिर्फ सरदत सुल्तान पर नज़र रखोगे। फ़ारूक ने सर हिलाया और अच्छे बच्चे की तरह इस नज़र को बहकने नहीं दिया। मैंने फ़िल्म को फास्ट फॉरवर्ड करके चेक किया। दरमियान के मनाजिर मेरे लिए जितने शर्मनाक थे, आखिरी मनाजिर इतने ही दर्दनाक थे। मुझे इस बदबख्त लड़की के अंजाम पर शदीद दुख हुआ। इसने जिस्म की पूरी कीमत वसूल की थी, लेकिन जान इसने बेदम गंवा दी थी। इसकी ज़िंदगी रायगा गई थी और अब कोई न था जो इसकी जवां मर्ग पर दो आंसू बहाता, इसकी मग़फ़िरत के लिए दस्ते दुआ उठाने की सोचता या इसका खून बहा तलब करता। दरमियान में कैमरा ऑफ कर दिया गया होगा, चुनांचे मैंने किसी कातिल का चेहरा नहीं देखा। एक मंज़र में वो एक खूबसूरत जीता जागता ज़िंदगी की हरारत से मामूर जिस्म थी। मंज़र बदला तो वो एक सर्द लाश थी। एक गहरी सांस लेकर मैंने फ़िल्म निकाल ली। सुबह 7 बजे से होश में आने के बाद में से अब तक मैंने 6 घंटे 6 सदियों के अजाब में गुजारे थे। मालूम नहीं मेरी कौन सी नेकी मेरे काम आई, किसकी दुआ थी जो मुस्तजाब हुई, किसके लिए खुदा ने मुझे सुरखरू किया। मेरी अजियत और आजमाइश ख़त्म हुई। मैं इस सज़ाए मौत पाने वाले कैदी की तरह लौटा जिसको तख्तादार पर पहुंचा के उतार लिया गया हो कि तुम्हें माफ़ी के साथ रिहाई मिल गई है। सुल्तान एहसास शिकस्त की ज़िल्लत और बेबसी के साथ देखता रहा और मैं पूरे एतमाद के साथ दुश्मन के हसार से बाहिफाजत निकल आया। गेट पर वो गार्ड भी थे जिनको मैंने अपने रास्ते से हटा दिया था। पुलिस भी थी जो इनसे तफ्तीश के लिए आई थी, लेकिन वो पाबंद थे कि उंगली उठाना तो दरकनार नज़र उठा के भी हमारी तरफ न देखे। वापसी पर मैंने राजा के साथ फारूकी की गाड़ी में बैठ गया। फारूकी ने राजा को तमाम वाक़ियत की तफसील बता दी थी। खुशी, तमानियत और शुक्रगुजारी के जज्बात ने सबको यकसा मगलूब कर रखा था। फारूकी ने कहा, नवाब साहब, माना कि आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, लेकिन पहली फुर्सत में 2 नफल शुक्राने के अदा करना और सदका ज़रूर उतारना। राजा ने कहा, चल यार, रफ्ते गुज़श्त हम इस मौजू पर कोई बात नहीं करेंगे। मैंने कहा, मैं अब घर जाऊंगा। राजा ने कहा, मैं और फ़ारूक वापस जाएंगे, ऐसा ना हो कि फरियाल और शहनाज हमसे पहले पहुंच जाएं। जब मैं घर पहुंचा तो मेरी जहनी कैफियत सचमुच ऐसी हो रही थी जैसे मैं मौत की दहलीज चूम के आया हूँ। मैं अपने वालिदैन से गले मिला तो अपने आंसू ना रोक सका और वो बहुत हैरान हुए, क्योंकि जब मैं 8 साल मजबूरी की जलावतनी के बाद घर लौटा था तब भी ऐसे ना रोया था। मैंने कैसे बताता कि पिछले 24 घंटे मैंने कैसे गुजारे थे। मेरी माँ भी रोने लगी। अब्बा ने ज़ब्त से काम लिया और मुझे हौसले की तलकीन करते रहे। दादी बार बार पूछती रही, एक कुछ बता तो सही नमूने, क्यों रो रहा है, वहाँ सब ठीक है ना? मैंने सबको यकीन दिलाया कि फ़िक्र की कोई बात नहीं। झूठ बोला कि ये तो खुशी के आंसू हैं, क्योंकि वो हवेली और जागीर तो इससे कहीं ज़्यादा है जितना हम सबका ख्याल था। वहाँ तो नवादरात के ख़जाने हैं जो अनमोल हैं। उस सब खुशी के दमकते चेहरों के साथ कहते रहे, ये सब अल्लाह की देन है, जिसे चाहे नवाज दे, मकाम शुक्र है, इसका एहसान है। ऐसी बातें कहने वालों में नज़ीर चाचा और इनकी बीवी भी शामिल थे, मगर इनके लिए अपने हसद और मलाल के जज्बात को छुपाना मुश्किल हो रहा था। इनकी खुशी झूठ के मलमा के रियाकारी नज़र आती थी। ये दुख इनकी मसनूई मुस्कुराहट से आया था कि मेरी खुश नसीबी इन्हें दर हकीकत अपनी हक तलफी महसूस हुई थी, लेकिन वो मुझसे कुछ मांग भी नहीं सकते थे। एक राबिया थी जो मेरे आंसुओं में छुपी असल कहानी जानने के लिए फ़िक्रमंद। दोपहर के खाने के वक्त गुजर गया। परेशानी में मुझे भूख का एहसास भी ना हुआ था। अब अचानक ज़िंदगी नॉर्मल हुई तो हर एहसास जाग उठा। बाकी सब खाने से फारिग हो चुके थे। सिर्फ राबिया जानती थी कि मेरी तशरीफ़ आवरी किसी भी वक्त मुमकिन है। इसने इंतज़ार किया था कि वो खाना गर्म करके लाई तो मेरे साथ शरीक हो गई। राबिया की ये अदा मुझे इससे खलूस की वजह से भी अच्छी लगी, तो इसकी माँ को किसी और वजह से। बातों का सिलसिला शाम तक जारी रहा। मैंने इन्हें कुछ बताया, मगर बहुत कुछ नहीं बताया। मैंने कासू वाला वाक़या बताया, लेकिन अपनी ज़िंदगी पर होने वाले इस हमले का जिक्र नहीं किया जिसमें एक दीवाना मुझ पर कुर्बान हो गया था। मैंने अकबर ख़ान के दोगले किरदार का जिक्र किया, जानू की मौत के बारे में बताया, मगर फरियाल का जिक्र नहीं किया। मैं अपने प्लान बताए, ये बताया कि अब शहनाज भी इस इलाके में डिस्पेंसरी खोलना चाहती है, मगर मैंने फ़ारूक के बारे में और इससे अपने रिश्ते के बारे में नहीं बताया। अब्बा जी सब सुनते रहे और आदत के मुताबिक अल्लाह का एहसान है कहते रहे। बिलाखिर इन्होंने कहा, बस बेटा, अब हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ और फिर वहीं रहेंगे। मैंने कि क्यों नहीं अब्बा जी, लेकिन कुछ नहीं। 8 साल गुजार लिए तुमने दूर रह के, अब यहाँ रह के भी तुम वहाँ और हम यहाँ, आखिर क्या ज़रूरत है इसकी? अम्मा ने कहा, तुम्हारी तो मजबूरी है कि तुम्हारा काम है, वहाँ हम क्यों अकेले पड़े हैं इस घर में, और कब तक? मैंने कहा, आप ज़रूर चले मेरे साथ, जब तक जी चाहे रहें, लेकिन आपका वहाँ मुश्किल क़याम शदीद मुमकिन ना हो। अभी वहाँ कुछ भी नहीं है जंगल के सिवा, हवेली भी खंडर है, कुछ मिलता भी नहीं। देखो, आखिर तुम भी तो रहोगे ना वहाँ, हमारी ऐसी कौन सी ज़रूरत है जो पूरी नहीं होगी? आसपास आबादी है, टेला जोगिया और दुनिया कितनी दूर है, वहाँ सब मिल जाता है। बस अब यह तय है कि हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे। सबकी यही राय है, अम्मा ने कहा। सबकी राय है,
लेकिन अम्मा, दादी को इस वीराने में रखना ठीक नहीं। वक्त पे वक्त ज़रूरत पड़ जाए तो डॉक्टर नहीं मिलता, डॉक्टर हो दवा नहीं मिलती। मैंने कहा अब दादी की बारी थी। अरे क्या ज़रूरत है मुझे दवा की, कौन सी बीमारी है मुझे नमूने, एक बुढ़ापा है तो इसका इलाज यहाँ भी नहीं है। डॉक्टर तो वो है ना, क्या नाम है उसका, शहनाज, वो जा रही है, फिर क्या मसला है। मैंने कहा मसला कोई नहीं, बस तो फैसला हो गया। अब्बा ने कहा। दादी ने कहा मैंने तो बहुत पहले फ़ैसला कर लिया था कि मुझे यहाँ नहीं मरना। वो मेरी हवेली है, मेरी जागीर है, मेरे परखों की सारी निशानियाँ हैं वहाँ, मुझे वहीं दफन होना है। दादी ने कहा अरे दादी, आप अभी 100 साल जीना है, ऐसी बातें मत करें। मैंने इनके गले में बाहें डाल के कहा। इन्होंने गुस्से से मेरे बाल खींचे। क्या करूँगी मैं 100 साल जी के, 8 साल गुजार लिए तेरी वापसी के इंतज़ार में, और कितना इंतज़ार कराएगा मुझे, क्या मेरे मरने के बाद शादी करेगा। मैंने कहा दादी, एक नहीं 4 शादियाँ करा दो, पर एक साथ, लेकिन हों सब तुम्हारी जैसी। मुझे तो अभी तक एक भी नहीं मिली। ये बड़ा जज्बाती मौजू था। इस पर अम्मा खुद अपनी सास की हमनवाज हो जाती थी तो मुझे पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाता था। मेरे वालिदैन की यह ख्वाहिश बिल्कुल फितरी थी। इनके हिसाब से तो मैं बहुत पहले शादी के लिए क्वालिफाई कर चुका था। देखी जाती है उम्र तो वो बुज़ुर्गों के नज़दीक 10 साल ज़्यादा हो चुकी थी। लड़के का बालिग होना काफ़ी होता है। तालीम में मैंने बाहर जाके मुकम्मल कर ली थी। आमदनी मेरी बकौल दादी के सदर पाकिस्तान से भी ज़्यादा थी, और अब तो खुदा ने छप्पड़ फाड़ के सचमुच 56 करोड़ की चौथाई बख्श दी थी। तो फिर बहानेबाजी कैसी। मिस यूनिवर्स भी हाथ रख दूं तो वो खुशी से नाचने लगे, क्योंकि मिस्टर यूनिवर्स मेरे सिवा कौन हो सकता है। मैं जानता था कि मेरे वालिदैन फरियाल को पसंद नहीं करते। वो ये भी समझते थे कि मेरी सोई फरियाल पर अटकी हुई है। मेरी पसंद को वो सब पर मुकद्दम समझते थे, मेरी खुशी को अपनी खुशी मानते थे। फरियाल की हैसियत अगर अरब इसराइल तनाज़े जैसी ना होती तो बहुत पहले वो इसे अपनी बहू बना लेते, और आज शायद 2-4 पोते पोतियों में मुझे भी भूले हुए होते। मगर मौजूदा सूरत हाल में वो डरते थे कि मेरे मुस्तकबिल को महफूज देखना चाहते थे। और बस अभी तक इन्होंने आयशा यानी आयशा का जिक्र सुना था, इसे देखा नहीं था, लेकिन मुझे यकीन था कि मैं कहता था वो इसे कबूल करने में देर न लगाते। वो खूबसूरत, तालीम याफ्ता और ख़ानदानी थी। सबसे बढ़कर ये कि इस्लाम इसने मेरी खातिर कबूल किया था और मेरे साथ पाकिस्तान में भी रहने के लिए तैयार थी। इनके नुक्ता नज़र से परखा जाता तो शायद फरियाल के मुकाबले में आयशा के नंबर ज़्यादा हो जाते। शाम को फारूकी का ड्राइवर मेरी गाड़ी छोड़ गया। मैं बहुत थका हुआ था। कुछ देर आराम करने के लिए लेटा था कि राबिया चाबी देने के बहाने वारिद हो गई। तुम अभी कैसे सो सकते हो कज़न? क्या तुम्हें अंदाज़ा नहीं कि मैं किस कदर बेचैन हूँ तुम्हारी बेपनाह आप बीती सुनने के लिए। वो मेज़ पर टिक गई। मैं उठ बैठा। जो कुछ मुझ पर बीती वो तुम्हें नहीं बता सकता। ऐसी क्या बात है? मैंने कहा इसमें सख्त काबिल एतराज़ मनाजिर हैं, वाक़यात हैं जो संसर की जद में आते हैं। ये तो कोई बात नहीं। मैं छुप कर इंटरनेट पर बहुत कुछ देख लेती हूँ, ये भी छुप कर सुन लूँगी। आखिर बालिग हूँ मैं। मुझे पता है तुम कितनी बेशरम हो। शर्म मुझे आ रही है सुनाते हुए, इसलिए कुछ और सुन लो। वो गर्राई, तुम मुझे मजबूर कर रहे हो कि मैं तुम्हें ब्लैकमेल करूं। मैंने कहा ओके, मैं टोटे निकाल देता हूं, बाकी सुन लो। लेकिन ये ऐसा ही होगा जैसे जूस निकाल दिया जाए और बाकी सेब खा लिया जाए। मेरे एक दुश्मन ने रकाबत में, यानी सफदर सुल्तान मिर्ज़ा ने, वो बीच में बोली। मैंने अपने सर पर हाथ मारा। ये भी जानती हो तुम? वो हंसी। मेरी नाकस मालूमात के मुताबिक तुम्हारा एक ही तो रकीब है, वैसे 2 होते हैं या नहीं। एक स्टैंड बाई पर, आगे बोलो। इसने पहले तो मुझे अगवा किया, फिर मेरे साथ ज़्यादती की। कज़न, क्या तुम भूल रहे हो कि तुम लड़की नहीं हो? मैंने कहा नहीं, लेकिन हुआ मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है। कल तुम अखबार में देख ही लोगी, इसलिए बता रहा हूँ। वो एक मॉडल थी नादिया, इसने मुझे ट्रैप कर लिया। इसने खनकार के कहा, ज़रा इसकी वजाहत फरमाइए भाई, बाकी तुम फ़र्ज़ कर सकती हो। अम्मा हवा के ज़माने से तुम औरतों ने यह सिलसिला शुरू कर रखा है। भूले भाले मर्दों की मत मार देती हो। जब मुझे होश आया तो इसके घर में था। इसने बड़ी हमदर्दी दिखाई। हमदर्दी काबिल गौर लफ्ज़ है। खैर बोलो, मैं सुन रही हूँ। मैंने कहा इसने कॉफ़ी में मुझे कुछ पिला दिया। कज़न, वो शेर तो कुछ यूँ है कि साकी ने कुछ मिलाया ना हो शराब में। आर यू शेवरिक? वो काफ़ी थी। वो फिर बीच में बोली। मैंने कहा क्या तुम मानोगे कि इतना अरसा मैं बाहर रहा अमेरिका बरतानिया में और शराब नहीं पी? चलो मैं मान लेती हूँ तुम्हारा ये दिल रखने के लिए। इसने मेरी बात काट के कहा, काफ़ी पीने के बाद क्या हुआ? बहुत बुरा हुआ। इतना बुरा हुआ कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। इसने शरारत से ठंडी सांस ली। मैं समझ सकती हूँ कज़न, चलो मत बताओ, कहो आगे क्या हुआ? रात को किसी ने इसे कत्ल कर दिया। मुझे वाकई पता नहीं चला, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। जब मैंने देखा तो इसकी खून आलूद लाश पड़ी थी वहाँ। अब राबिया से जान छुड़ाना मुश्किल था। मुझे किस हद तक इसे हकीकत हाल बतानी पड़ी। वो दम बखुद सुनती रही। मैंने कहा सोचो क्या होता मेरा इंजाम कज़न। वो सर हिलाने लगी। तुम सोचो क्या होगा तुम्हारा इंजाम अगर तुम इस फरियाल के चक्कर से ना निकले। मैंने कहा क्या ये किसी के इख्तियार में होता? बेवकूफ़ लड़की, इतनी बड़ी बेवकूफ़ी आप फरमा रहे हैं। इसको वहाँ रखोगे तो तुम कब तक? खुदा के लिए इसको निकाल दो वहाँ से। वो निकलने वाली कहाँ है? आप तो जो हो सो हो, कमाल करते हो तुम भी। जब ये सारा ख़ानदान वहाँ पहुँचे तो मालूम होगा कि बहू तो पहले ही रुखसत होके आ गई है। खैर निकाह वगैरह का तकल्लुफ़ भी नहीं किया गया। वाह वाह, कितने खुश होंगे माँ बाप अपने होनहार सपूत के इस कारनामे पर। दादी निहाल हो जाएंगी।
राबिया अभी मैं किसी को नहीं ले जा रहा हूँ, तुम ना ले जाओ, वो खुद पहुँच जाएंगे, फिर क्या करोगे? यहाँ तो पूरी तैयारी है। हद तो ये है कि मेरे अब्बा वही हैं, मुरीदी का सिलसिला शुरू करने का फ़ैसला कर चुके हैं। इनका ख्याल है कि गांव देहात इस कारोबार के लिए ज़्यादा मुनाफा बख्श साबित होंगे। इन्होंने मालूम कर लिया कि इस इलाके में दूर दूर तक कोई पीर और माहिर अमलियात नहीं है। मैं ये चक्कर नहीं चलाने दूंगा। असल बात को समझो कदन। अम्मा तो सदमे से पागल हो गई हैं, अजीब बातें करने लगी हैं। चचा से कहती हैं कि तुम कोई अमल करो, वजीफ़ा पढ़ो, अपने जिन्नात से कहो। रुक क्यों गई? राबिया ने कहा, भरी वो चाहती हैं जैसे भी हो जायदाद में इनको हिस्सा मिल जाए। इनको हक तलफी का सख्त सदमा है कि आधी जायदाद दोनों भाइयों में क्यों तकसीम नहीं हुई। दोनों का बराबर हक था। इन्होंने अब्बा को बहुत उकसाया कि केस करो, बेटों के होते हुए किसी एक पोते को सारी जायदाद कैसे मिल गई। अब्बा ने समझाया कि यह कानून विरासत का मसला नहीं है। देने वाला अपनी ज़िंदगी में जिसे चाहे दे जाए, वारसों को ना दे, किसी खैराती इदारे को देकर मर जाए। वो नफसियाती मरीज़ बन गई हैं। इसका असर अब्बा पर भी हुआ। दिन रात अम्मा की बातें सुनने से वो भी ऐसा सोचने लगे हैं, मेरी तो अम्मा से बोलचाल बंद है। वो क्यों? इसने फिर एक आ भरी। क्या बताऊँ कदन, वो चाहती है मैं तुम्हें फांस लूँ। इसके लिए बेशर्मी की जिस इंतहा तक जा सकती हूँ जाऊँ। इनका कहना है कि ये सब मेरे फ़ायदे की बात है। वो खुद कितने दिन जिएंगी तुम खुद सोचो। क्या एक माँ अपनी बेटी से कह सकती है कि रात को जाओ इसके कमरे में? आखिर वो जवान मर्द है जिसम में खून नहीं पेट्रोल भरा होता है। इस उम्र में औरत का जिस्म होता है आग। मुझे ऐसे मत देखो, मैं तुम्हें सच बता रही हूँ। वो पागल हो गई हैं। इन्होंने कहा कि 2-4 बार मौका दे इसे और फिर मुझ पर छोड़ दे। मैं देखती हूँ फिर वो बच के कहाँ जाता है। कैसे शादी नहीं करेगा तुझसे जब मैं मशहूर करूँगी। मैंने कहा, मैं समझ गया, वो वाकई पागल हो गई है। मेरी बहुत लड़ाई हुई इस बात पर। मैंने साफ कह दिया कि रफ़ीक अगर ख़ुद भी मुझसे शादी करना चाहे तो मैं इनकार कर दूँगी। मैं लानत भेजती हूँ इस पर और इसकी दौलत पर। मैंने कहा, क्या वाकई कज़न मैं इतना बुरा हूँ? बहुत। मगर एक तो मुझे सब मालूम है तुम फरियाल को कितना चाहते हो। दूसरे ये कि मुझे भी तुमसे मोहब्बत अभी नहीं हुई और यकीनन अहम मेरे लिए, मगर इसके लिए मैं तवाइफ नहीं बन सकती, किसी दाश्ता बन के नहीं रह सकती। तुम्हारा तो मुझे पता है, ना तुम लालची हो ना खुदगर्द। बिलाखिर सब में बांट दोगे, मुझे भी बहुत मिल जाएगा। मैंने कहा, यू आर राइट, ये हम सब के लिए बहुत है, मगर इनके दिल में तो फांस चुभी हुई है कि आधा इनका। अब पूरे की प्लानिंग कर रही हैं दिन रात। अब्बा से अमल कराती हैं कि राबिया का दिल पलट जाए रफ़ीक की तरफ। मुझसे पूछती है कि तू किसके लिए बैठी है, कौन है वो अगर रफ़ीक नहीं है। अब्बा इनकी मानते हैं, वजीफ़े से सफली अमल तक सब कर रहे हैं कि तुम्हारी शादी मुझसे हो जाए, आधा नहीं सारा मिल जाए। इनका बस चले तो फरियाल को जहर दे दें, आयशा को भी। ये तो वाकई ख़तरनाक मामला है। अब तुम खुद सोच लो कि सच बताई जाके ये लोग क्या करेंगे। मेरे माँ बाप एक अजीब दीवानगी है। अब्बा का ख्याल है कि वहाँ अमल किया जाएगा तो कारगर होगा। मैंने कहा, राबिया तुमने अच्छा किया, ये सब मुझे बता दिया। हकीकत यह है कि तुम मेरी सबसे काबिल एतमाद दोस्त हो। तुम्हारे ख्याल में मुझे क्या करना चाहिए? मेरी मानो तो दादी से बात करो। दादी को भी इनसे बोलचाल बंद है। दरअसल इन्होंने दादी पर बहुत दबाव डाला था कि वो मेरी तुम्हारी शादी करा दे। दादी ने पहले समझाया, फिर एक दिन बहू के ऐसे लत्ते लिए कि होश ठिकाने आ गए। इन्होंने बेटे को भी जलील किया। जाहिर है तुम्हारे वालिदैन से कुछ भी पोशीदा नहीं। घर में शदीद टेंशन है, जाहिर कोई नहीं करता। मैं दादी से क्या बात करूं? इनसे साफ कह दो कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ फरियाल से, वरना नहीं करूंगा। वो तुम्हारी मानेंगी, तुम्हारे अम्मा अब्बा से भी मनवा लेंगी। इसके बाद तुमको देर करने की ज़रूरत नहीं, फ़ौरन निकाह पढ़वाओ, कर लो शादी। मैंने कहा, यार राबिया ये सब इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? हो सकता है कदन, क्या फरियाल नहीं मानेगी? फरियाल तो यही चाहती है, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकता अभी। अच्छा बात तो करो दादी से। मेरे माँ बाप मायूस हो जाएंगे कि ये बैल मुंडे नहीं चढ़के, तो मायूस हो के कोशिश भी छोड़ देंगे। मैंने कहा, ओके, ये मैं कर सकता हूँ। दूसरी बात, अपने चचा और चच्ची को बहलाने के लिए कुछ दे दो जिससे इनके दिल को करार आ जाए। मैंने कहा, अभी क्या है मेरे पास, जब होगा तब दे दूंगा। सुनो मेरी बात, अपने वालिदैन को ले जाओ साथ, अकेले वो यहाँ रहेंगे नहीं और इनका रहना कुछ ख़तरनाक भी होता जा रहा है। ये मकान इन्हें दे दो, इनके नाम करा दो और इनसे कहो कि वो यहीं रहें। मैं दम बखुद रह गया। राबिया तुम तो बहुत अक्लमंद हो, तुम्हें तो मेरा मशीर ख़ास होना चाहिए। ये ख्याल कैसे आया तुम्हें? बस कदन, सोचती मैं भी रहती हूँ कि क्या करना चाहिए। दलदल तो एक ही है ना जिसमें हम सब हाथ पाँव मार रहे हैं। बाहर निकलने के लिए रात को मुझे दादी से बात करने का मौका ही ना मिला। खाने के बाद अब्बा जी ने कहा, अपने कमरे में चलो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। अगरचे खाना सब ने एक ही दस्तरखान पर खाया था, मगर किसी सराय में क़याम करने वाले अजनबियों की तरह। सूफ़ी चचा किसी सोच में मुस्तग़रिक़ थे। इनकी बेगम ज़रूरत से ज़्यादा अपनायत के इज़हार में मसरूफ़ रहीं, मगर साफ नज़र आता था कि इनकी ये हरकत सबको नागवार गुजर रही हैं। इनकी तेज़ मिजाजी और ज़ुबान दराजी की वजह से मेरी अम्मा और दादी इनके मुँह लगते हुए घबराती थी। सब जानते थे कि इनके दिमाग में आजकल क्या फतूर समाया हुआ है। अब्बा की बात पर चाची ने अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। इन्होंने कहा, ऐसी कौन सी बातें हैं जो सबके बीच में नहीं हो सकती? अब्बा ने कहा, होती हैं भाभी, क्या आप हर बात सबके बीच में करती हैं? इस जवाब के बाद वो अपना सा मुँह लेकर रह गई, लेकिन इनके दिल में खद बाकी रह गई। मुझे इनके चेहरे के तासुरात, इनकी आंखों और इनकी इस्तरारी हरकत से यूँ लगा जैसे अब नॉर्मल हो गई हैं। इनके लब हिलते रहे जैसे अब भी वो कुछ कह रही हैं, मगर यह खुद कलामी का सा अंदाज़ था। इनके ख्यालात थे जो सुनने न जाने वाले अल्फाज बनकर लबों पर आ रहे थे।
अब्बा ने दरवाज़ा बंद करके कहा, रफ़ीक अब हमारा यहाँ रहना मुश्किल है नहीं, नामुमकिन होता जा रहा है। मैंने कहा, आप ज़रूरत से ज़्यादा परेशान हैं। नहीं, मैंने तुम्हें बताया था, पहले गुमनाम फ़ोन आते थे धमकियों वाले, फिर कुछ लोग परेशान करने आ गए थे। मैंने कहा मैं निपट लूँगा इन सब से। कैसे निपटोगे तुम? क्या तुम जानते हो इन्हें? मालूम नहीं वो कौन हैं और क्या चाहते हैं? तुम्हें इनसे उलझने की क्या ज़रूरत है? वो ख़तरनाक लोग हैं बेटा। मैंने कहा ऐसे भाग जाने से तो मसला हल नहीं हो सकता। अगर कोई ज़बरदस्ती गले पड़ता है तो इससे बहरहाल निपटना ज़रूरी हो जाता है। क्या वो फिर आए थे? अब तो कई दिन से नहीं आए। मगर जानते हो इन्होंने क्या हरकत की? मैंने किसी को भी नहीं बताया। इन्होंने मेरे नाम डाक से एक पार्सल भेजा, इस पर नाम तुम्हारा लिखा हुआ था। मैंने अपने कमरे में लाके से खोला तो अंदर से निकला एक फटा हुआ जूता और एक मरा हुआ चूहा। चूहे के गले में एक लेग था और इस पर तुम्हारा नाम लिखा हुआ था। मैं सख्त तैश में आया, इनका तो कुछ करना ही पड़ेगा। और सुनो, शाम को किसी ने फ़ोन किया और कहा, बुड्ढे हम इस पार्सल में बम भी भेज सकते थे। मैंने कहा ये तो ठीक है, आजकल देखे बगैर कोई चीज़ नहीं लेनी चाहिए। रफ़ीक बेटा, ना जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कुछ होने वाला है जो अच्छा नहीं होगा। तुम इसीलिए मेरा वहम कहोगे, लेकिन ये जो माया है ना, ये भींट लेती है। मैंने कहा छोड़ें अब्बा जी, आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं, ऐसी बातों का मजाक उड़ाते रहे हैं। अब क्या हो गया है आपको? मैं डरने लगा हूँ, डर मेरे दिल में घुस के बैठ गया है। कल रात मैंने एक डरावना ख्वाब देखा। एक फ़कीर था, गहरे चुगे में, झाड़ झंगाड़ दाढ़ी और बालों वाला। इसके हाथ में एक बहुत मोटा डंडा था, इसमें घुंघरू बंधे हुए थे और वो नाच रहा था और कह रहा था, माया ले ले बेटा दे दे। मैंने इनकी बात काट दी। आप इस दीवाने को देखा था जो सतबदाई की हवेली में रहता था? हाँ बिल्कुल वही था, ठीक कहते हो तुम। मैंने कहा सारा कसूर आपके खौफ का है, जो लाशऊर में बैठ गया। आप परेशान हैं इसलिए उल्टे सीधे ख्वाब देखने लगे हैं। शायद ऐसा ही हो, लेकिन तुम्हें मालूम है घर के अंदर क्या हो रहा है, कैसी साजिशें हो रही हैं? मुझे राबिया ने बताया है सब। मेरी समझ में नहीं आता कि भाई से कैसे कहूँ यहाँ से चला जाए। वो चला गया था, फिर लौट आया और अब अजीबो गरीब बातें हो रही हैं यहाँ। अमलियात और वज़ाइफ, जादू और सफली अमल। मालूम है किस लिए? तुम्हें काबू करने के लिए। तुम्हारी माँ सख्त परेशान रहती हैं। मैंने कहा अब्बा जी, ज़िंदगी मौत, दुख बीमारी, सलामती गुर्बत या अमारत, ये सब तो अल्लाह की तरफ से है। मैं जानता हूँ, हम सब जानते हैं, मगर तुम माँ बाप के दिल को नहीं जानते। ये जागीर हमें नहीं चाहिए। अगर इसके बदले हमें कुछ खोना पड़े, हमारे पास अब है ही क्या खोने के लिए। इस जागीर ने पहले भी कुर्बानियाँ ली हैं। इसकी नहुसत की तारीख से वाकिफ़ हो तुम? मैंने कहा हाँ। हौसला रखें अब्बा जी, किसी की बातों में ना आएँ, सुनी सुनाई पर यकीन मत करें। मुझे तो हैरानी है कि आपने इतने इसरार से मुझे बुलाया था, बड़े प्लान बनाए थे। शायद वो, मेरा ख्याल है वो मेरी गलती थी। नहीं, गलती अब कर रहेंगे आप। अगर कोई कमज़ोरी दिखाएंगे आप मुझे सिर्फ एक हफ़्ता दें। एक हफ़्ते बाद क्या होगा? मैंने कहा मैं आपको अपने साथ ले जाऊँगा, लेकिन मैं सूफ़ी चचा को, इनकी फ़ैमिली को नहीं ले जाऊँगा। दादी हमारे साथ होंगी। मेरी एक तजवीज़ है, ये मकान आप इनके नाम कर दें। अब्बा भी चौंके, ये ख्याल कैसे आया तुम्हें? मैंने कहा इससे इनकी कुछ तसल्ली हो जाएगी। अभी मेरे पास इन्हें देने के लिए सिवाय जागीर के कुछ भी नहीं है। अगर इन्हें सदमा है कि इनकी हक तलफ़ी हुई तो मैं बाद में इनको बहुत कुछ दे दूँगा। ये ठीक है, मैं भी नहीं चाहता कि वहाँ जाके भी यही चक्कर चलते रहें। हम सुकून से रहना चाहते हैं तुम्हारे साथ। भाभी तो सचमुच पागल हो रही है। इनकी बेटी बहुत अच्छी है, माशाल्लाह मेरी भतीजी है और मुझे बड़ी खुशी होती है इस रिश्ते से। लेकिन इसकी माँ की एक मुसीबत है, ना इसकी कभी मेरी माँ से बनी, ना तुम्हारी माँ से, ना तुम्हारी शादी। मैंने कहा अब्बा जी अभी इसी मौजू को रहने दें, रात बहुत हो गई है। इस रात मुझे बेचैनी रही, इतनी थकन के बावजूद मैं घोड़े बेच के ना सो सका। रात को एक बार मेरी आँख खुली तो मुझे अजीब सी खुशबू का एहसास हुआ। मैंने बाहर निकल के देखा तो रोशनी में सिर्फ सूफ़ी चचा के कमरे में थी। इनका दरवाज़ा बंद था, लेकिन एक रोशन लकीर नीचे दिखाई देती थी। दूसरी बार मुझे यूँ लगा जैसे अभी अभी कोई कमरे से निकला है। मैंने फिर उठ के बाहर झांका, मगर बाहर कोई भी नहीं था। तीसरी बार मेरे कानों में किसी के बोलने की आवाज़ आई। यूँ लगता था जैसे कोई बुलंद आवाज़ में किताब पढ़ रहा है। मैं कुंडी खोल के बाहर आया तो आवाज़ बंद हो गई। क्या सूफ़ी चचा कोई अमल कर रहे हैं? ये इनका वजीफ़ा था। मैंने अफसोस से सोचा इस घर के लोगों को क्या हो गया है। जब कुछ नहीं था तो कितने प्यार मोहब्बत से रहते थे, कितनी अपनाइयत थी, रिश्तों का एहतराम था। देखते रहते सब बदल गया। मुझे अब्बा जी की बात याद आई, दौलत भीड़ मांगती है, ला हौला वला कुव्वत। मेरा भी दिमाग ख़राब होने लगा था। सुबह मैं देर से जागा, वो भी राबिया के जगाने पर। इसने कहा अपने दोस्तों से नहीं मिलोगे? मैंने कहा यार सुबह सुबह कौन दोस्त आ गया? और फिर सोने की कोशिश की। कज़न, वो दोनों लोफर मौजूद हैं घर के सामने, इन्होंने बहुत परेशान कर रखा था। आखिर ये लोग चाहते क्या हैं ज़रा पूछो। मैं सख्त तैश में उठा और खिड़की तक गया। गली में घर के सामने एक पान सिगरेट वाले का कैबिन था। वो खुद पीछे वाले घर में रहता था। वहाँ इस वक्त 4 अफराद खड़े थे, इनमें से 2 को मैं जानता था। राबिया ने मेरे पीछे आके कंधे पर से झांका। पहचाना नहीं इन्हें? मैंने कहा इनमें से तो कोई भी मुझे मशकूक नहीं लगता, अपने ही गली के लोग हैं। इसने कहा यार नाई की दुकान में देखो, हेयर ड्रेसर की दुकान में 2 अफराद कुर्सियों पर सर नगू बैठे बाल कटवा रहे हैं। 2 अखबार देख रहे थे और आम ग्राहकों की तरह अपनी बारी के इंतज़ार में लगे थे। मगर इन पर नज़र पड़ते ही मैं इन्हें पहचान गया। इस वक्त इनमें से एक ने नज़र उठा के ऊपर देखा और गालिबन अपने साथी को मेरी तरफ मुतवज्जा किया। वाज़िह तौर पर इनका रद्द-ए-अमल चौंकने का था। मैंने इन दोनों को पहचान लिया और मुझे सख्त गुस्सा आया।
वो तंजीम में बहुत निचली सतह के अरकान थे जिनकी कोई हैसियत न थी। वो बहुत मामूली दर्जे के बदमाश थे, मगर जब तंजीम की हिमायत हासिल हुई तो वह नामी गरामी गुंडे बन गए। इनका काम अपने मुखालिफिन को दहशत ज़दा करना था। ऊपर से इस गुंडा फोर्स को हदायत मिलती थी कि वो किसी हरीफ को अगवा करके लाते थे।